अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकीब मुस्तफ़ा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत एक बार फिर ईद मुबारक हो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस शो को पसंद कर रहे हैं, अपना फ़ीडबैक दे रहे हैं, अपने कमेंट्स दे रहे हैं। तो अपने कमेंट्स और फीडबैक इसी तरह जारी रखिएगा। आज भी हमारा ईद स्पेशल एपिसोड है और आज भी बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा नाम, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। आज भी मैं अपना जब स्पोर्ट्स का शो करने जाता हूं तो सबसे पहले मैं इनकी खबर को फॉलो करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सर, कुछ बताइएगा अपने बचपन की ईद के हवाले से, और अब की ईद और बचपन की ईद में क्या फ़र्क था सर? देखें, ईद तो जो है वो बचपन की ज्यादा अच्छी लगती है कि बचपन में ईदी मिलती है। अब चूंकि आप बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो गए, तो अब ईदी देना पड़ती है, तो इस ईद में नुकसान ज्यादा है। लेकिन जाहिर है वक्त के साथ साथ, लेकिन बस यही दुआ है कि जो लोग भी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, जाहिर है इस वक्त हमारे मुल्क के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं है, लोग मुश्किल में हैं। अपने दाएं बाएं देखें तो लोग जरा महंगाई की वजह से, बहुत मुश्किल की वजह से मुख्तलिफ कहानियां बयान कर रहे हैं। तो बस यही दुआ है कि ये जो आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमारा मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, जल्दी से मुश्किलात कम हो जाएं, ताकि हमारे जो आम लोग हैं वो इस ईद को उसी तरह से एंजॉय कर सकें जिस तरह पहले करते थे। लेकिन बहरहाल ईद जो है वो ऐसा त्योहार है जिसका पूरे साल में हमें शिद्दत से इंतजार रहता है। तो आपके देखने वाले जो भी ये इस वक्त शो देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। सर, एक बार आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सर, कुछ बताइएगा आपको पहली ईदी कितनी मिली थी और उस ईदी का आप क्या करते थे? खेल का सामान लेते थे? देखें, उस वक्त तो शायद मुझे याद नहीं पड़ रहा कि 1 रुपया जो था वो भी बहुत बड़ी रकम थी। बस वो बच्चों का जो होता है कि कोई खाने पीने की ऐसी चीज ले ली, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन जाहिर है जितनी आज बच्चे हजारों में ईदियां लेते हैं, वो उस वक्त सूरत हाल नहीं थी। तो मेरा ख्याल में शायद जो नए देखने वाले हैं वो इस चीज को समझ भी ना सकें कि 1 रुपए के भी 4 हिस्से थे, 25 पैसे बाज औकात मिला करते थे। वो भी उस जमाने में बड़ी रकम थी, अच्छी खासी चीजें आ जाती थी। आज तो आप 1000 का नोट लेके चले जाएं तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। बहरहाल वो बचपन की जो यादें हैं वो यादें ही रह गई। लेकिन हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्होंने ये पूरा जो माहौल है इसको तब्दील होते देखा। हमने वो टाइम भी देखा जब कम पैसों में बहुत सारी चीजें आ जाती थी। आज बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन या तो जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं वो हमारी दस्तरस में नहीं होती। लेकिन महंगाई ने पूरा उस सिनेरियो को चेंज करके रख दिया आज के दौर में। अच्छा सर, आप की क्रिकेटरों से काफ़ी सलाम दुआ रहती है। कभी किसी क्रिकेटर ने आपसे ईदी मांगी हो या किसी ने आपको ईदी दी हो? देखिए, ईदी तो वैसे नॉर्मली घर वाले ही ईदी देते हैं। लेकिन क्रिकेटर का ये है कि पाकिस्तान से बाहर ईद मनाने का एक आध दफा मौका मिला। मुझे याद है 2003 में हम लोग 2003 में साउथ अफ्रीका में थे। मैं और वहीद खान जोहानसबर्ग से, हमने किम्बरली के लिए फ्लाई करना था। उस दिन ईद उल अजहा थी और ये खबर आई कि राशिद लतीफ ने एडम गिलक्रिस्ट को कुछ कह दिया है। तो उसकी वजह से आईसीसी मैच रेफरी थे क्लाइव लाइट, उनकी हियरिंग होगी। बहुत लंबी चौड़ी समाप्त थी। लग रहा था कि राशिद लतीफ पे पाबंदी लग जाएगी और वो वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेंगे। तो एक वो ईद हमने वहां पर साउथ अफ्रीका में मनाई। और वो हमारे जो मुसलमान दोस्त थे, वहां पर बहुत ज्यादा ईद पर एहतमाम होता है। गोश्त के आइटम नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने कुर्बानी तो कर दी, लेकिन ईद जो है ये अब हम जिस दिन छुट्टी होगी गोश्त को बनाएंगे, फिर उसके बाद गोश्त के आइटम तैयार करेंगे। एक मैंने इंडिया में मोहाली में ईद मनाई। वहां पर इंडिया में तो खैर बिल्कुल पता नहीं चलता, खासतौर पे मोहाली में, कि यहाँ ईद है। लेकिन जब उनको पता चला कि हम जिस होटल में ठहरे हुए थे कि पाकिस्तानी ठहरे हुए, तो उन्होंने सेवैयां बनाई हुई थी। लेकिन क्रिकेटर्स तो जाहिर है इतने रिच लोग हैं, वो तो ईदियां बांटते हैं। तो ईदियां उनको देने का तो खैर तस्वुर नहीं है। लेकिन जाहिर है अपने जो बच्चे हैं, बहन भाई हैं, वहां पर ईदी का लेन देन ज्यादा होता है। लेकिन ये एक ऐसा मजहबी त्योहार है
जिसका पूरे साल इंतजार रहता है, फिर वो चंद घंटों में वो लम्हात गुजर जाते हैं। लेकिन बहरहाल जी। एक खुशी के लम्हात है। जिस तरह हम पूरे महीने रोजा रखते हैं, कहा ही जाता है कि ईदी जो है या ईद जो है वो उस एक महीने का जो इबादत और वो जो रोजे हैं उनका इनाम है। तो बहरहाल एक अच्छे लम्हात हैं जो गुजर जाते हैं। लेकिन क्रिकेट में इसकी यादें जो हैं वो जरूर है, लेकिन ईद का मजा अपने घर पर और अपने शहर में ही आता है। मुझे याद पड़ रहा है कि यूई में भी जब पाकिस्तान की टीम अपनी होम सीरीज बाहर खेलती थी, तो वहां भी कुछ ईदें हमने गुजारी। लेकिन जाहिर है वहां पर भी वो माहौल नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है। तो जी। बहरहाल ईद का जो मजा अपने मुल्क में है वही मजा आता है। फिर बाहर के मुल्कों में यही इंतजार रहता है कि किसी तरीके से आप ईद की नमाज अदा कर दें। अगर कोई जान पहचान वाला पाकिस्तानी है तो वो अपने घर लेके जाता है। जो थोड़ा बहुत उनके यहाँ ईद के दिन एहतमाम खाने पीने का होता है, उसमें शिरकत करते हैं। लेकिन ईद का जो मजा अपने घर में, अपने शहर में अपनों के साथ होता है, वो कहीं और। अच्छा सर, बहुत कम होगा जो आपको घर पे ईद करने को मिलती होगी, तो उसमें क्या रूटीन होती है सर आपकी? कहीं आना जाना, और क्या खाना पसंद करते हैं? स्पेशली ईद में कुछ स्पेशल डिश होती है? देखें, सबसे पहला जो ईद के दिन जिस चीज का सब इंतजार करते हैं कि ईद की नमाज जो है अदा की जाए, उसके बाद कब्रिस्तान जाने का एक वो सिलसिला बनाया हुआ है। इसलिए कि आपके जो बुजुर्ग हैं, जो अब आपके साथ नहीं है, उनको भी ईद के दिन याद करना जरूरी होता है। तो ये वो दो तीन चीजें हैं। फिर खाने पीने में अब कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज है नहीं। जो भी पक जाए, जाहिर है बच्चों की इस वक्त जो अहमियत है वो ज्यादा हमें नजर आती है। तो मेरे ख्याल में ईद जो है वो बच्चों की ईद है। उसी से हम देखते हैं कि बच्चे ज्यादा ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो बच्चों की खुशी में हमारी खुशी अच्छा सर, होती है। हम आपके इवेंट की मेमोरीज की बात कर रहे हैं, तो कुछ ईद से भी हट के आपके बहुत सारे इवेंट्स हैं, जिसमें पहला T20 वर्ल्ड कप है, पहला IPL है। देखिए, आईपीएल चूंकि जब हुआ तो आईपीएल एक ऐसा इवेंट था। उस वक्त T20 क्रिकेट तो शुरू हो गई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने बड़े पैमाने पर इस तरह एक इवेंट होगा। लेकिन जब हम इंडिया गए, वहां पर हमने शाहरुख खान को देखा, सलमान खान फाइनल में जो अपने मुंबई का एक DY पाटिल, एक तो वानखेड़े स्टेडियम है, ये उन्होंने जो उस वक्त वानखेड़े स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन था। DY पाटिल जो बॉम्बे से बाहर था, लेकिन बड़ा इमेजिंग तजर्बा रहा। लेकिन फिर हमने जब PSL करवाई तो हम भी किसी से पीछे नहीं थे। तो ये वो इवेंट्स हैं। हम उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जिन्होंने इन सारे इवेंट्स को कवर किया। फिर ना सिर्फ T20 वर्ल्ड कप, बल्कि फिर जो T20 वर्ल्ड कप जीता, खुशकिस्मती से मैं उस वक्त भी मौजूद था। मुझे याद है कि मैं और आप, हम सब लोग जियो सुपर पर प्रोग्राम करते थे। तो एक हॉलैंड के खिलाफ मैच हो रहा था। उस वक्त जियो सुपर के स्टूडियो में कोई नजूम ही बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि अगर शायद आप यूनुस खान टॉस जीत लें तो यूनुस खान को पहले बैटिंग करना चाहिए। ये पैगाम उनको पहुंचा दे। लॉर्ड्स में मैच हो रहा था। मैंने कहा भाई, ये आजकल एंटी करप्शन यूनिट का दौर है। हम जाके ड्रेसिंग रूम में या ड्रेसिंग रूम के बाहर ये कप्तान तक पैगाम नहीं पहुंचा सकते। वो जो समझ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बेहतर कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो जर्नी थी, जी। शुरू में तो पाकिस्तान प्रैक्टिस मैच, वार्म अप मैचेस हारता रहा। फिर पाकिस्तान ने जब जीतना शुरू किया तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जब पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जीत लिया तो मुझे आईसीसी का फोन आया। उन्होंने कहा कि हमें शाहिद आफरीदी की जो फाइनल वाली शर्ट है, जी सर। वो शर्ट उसकी जरूरत है। वो लॉर्ड्स के म्यूजियम में वो शर्ट रखनी थी। तो मैंने शाहिद आफरीदी को कहा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं आपके घर भिजवा दूंगा, तो आप आईसीसी वालों को भेज दीजिएगा। जी। अच्छा, मैं जब घर आया 2 दिन बाद, तो मेरी वाइफ ने कहा कि एक साहब कोई आए थे, उन्होंने एक गंदी सी शर्ट दी थी, वो मैंने मैले कपड़ों में फेंक दी है। अच्छा। मैंने कहा कौन सी शर्ट? कहेंगे पता नहीं, कोई क्रिकेट की शर्ट थी। तो पता ये चला
कि ये वो शर्ट थी जो आज भी लॉर्ड्स के म्यूजियम में रखी हुई है। तो मेरी वाइफ ने समझा कोई ऐसी पुरानी मैली सी शर्ट दे गया। ये वो शर्ट थी जो शायद अफरीदी ने फाइनल में यूज की थी और आईसीसी ने अपने म्यूजियम में रखनी थी। तो इस तरह की क्रिकेट में यादें, या जाहिर है मेरी वाइफ को इतना क्रिकेट का पता नहीं, तो वो समझ रही थी कि वो पुरानी शर्ट दे के चला गया, लेकिन वो पुरानी शर्ट नहीं थी। उसकी हिस्टोरिकल तौर पर अहमियत सही। बहुत ज्यादा अच्छा थी। सर, इस वर्ल्ड कप के बाद 2007 का वर्ल्ड कप हुआ वेस्ट इंडीज़ में, आप लोग भी वहाँ पे गए थे। वहाँ पे पाकिस्तान टीम के साथ एक सैड वाक़या हो गया था, डेथ हो गई थी पाकिस्तान कोच की, और उसमें सर आपकी पिक्चर भी आई थी, फिर इंडियन मीडिया ने उसको जिस तरीके से लिया। अच्छा, मैं जाहिर है किसी के मरने की खबर कोई अच्छी खबर नकी नहीं होती, लेकिन जी मैं दुनिया का वो पहला सहाफी था जिसने बॉब वुलमर के मरने की खबर ब्रेक की अपने टीवी चैनल जियो पर। जी सर। तो जाहिर है उस वक्त तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि पाकिस्तान का कोच जो एक दिन पहले पाकिस्तान आयरलैंड से मैच हारा हुआ, वो उसका इंतकाल हो गया। जी जी। अच्छा, वो जब उसका इंतकाल हो गया, अब पाकिस्तान भी तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान पहला मैच वेस्ट इंडीज से हारा। जब आयरलैंड से हारा तो पाकिस्तान ने 3 मैच खेलने थे ग्रुप में। तीसरा मैच पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे से जीता, लेकिन 2 मैच हारने के बाद पाकिस्तान का जो सुपर 6 में जाने का जो चांस था वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो अच्छा। अब हम लोग चूंकि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, मैं भी वापस आ गया। तो इंडियन मीडिया ने क्या किया कि बॉब वुलमर के मरने के बाद सारा फोकस उन्होंने किया हुआ था बॉब वुलमर के मरने पर, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो थी वो जानने की कोशिश करते थे कि हुआ क्या है, किसने मारा इसको। अच्छा। तो ये जो तस्वीर जिसमें मैं और हमारे दोस्त एहसान कुरैशी नजर आ रहे हैं, जी सर। ये उस आइलैंड से मैच से 2 रात पहले एक वहां पर डिनर था। पीजे मीर जो पाकिस्तान टीम के जी मीडिया मैनेजर थे, वो उस डिनर की तस्वीर थी। डिनर के बाद जब बॉब वोल्मर उस हॉल से निकले, अपनी लिफ्ट तक जा रहे थे, थोड़े फासले पर लिफ्ट थी, तो मैं और एहसान कुरैशी खड़े हुए उनसे बात कर रहे थे। तो वो जब तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर जब इंडियन मीडिया तक पहुंची, तो उन्होंने कहा कि यही वो 2 लोग हैं जिन्होंने बॉब वुलमर को मारा हुआ है। तो मैं कराची आ चुका था, मुझे किसी ने बताया कि यार आपका तो इंडियन चैनल्स पर तस्वीर आ रही है कि आपने बॉब वुलमर को मार दिया। तो जी जाहिर जी। है अगर अचानक आप पर इस किस्म का इल्जाम लग जाए तो बंदा सटपटा जाता है कि आपके साथ हुआ क्या है। जी लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज थी। खैर वो हमारा तो उसका लेना देना ही नहीं था उसकी मौत से, लेकिन वो वक्ती तौर पर इस किस्म की चीजें जो थी वो तो बंदे को हिला के रख देती है कि आपने कभी चिड़िया ना मारी हो और किसी की मर्डर का इल्जाम आप पे लग जाए। इत्तेफाक से जिस वक्त बाब उलमर की बॉडी जब बरामद हुई, तो मैं टीम होटल में ही था। इंजमाम उलग जो पाकिस्तान के कप्तान थे, उनका मैं कॉलम लिखा करता था, तो मैं इंजमाम के पास बैठा हुआ था और वहीं ये इत्तला आई कि बाब उलमर का इंतकाल हो गया। तो ये ऐसी मेमोरीज हैं जिनको जाहिर शेयर करते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा है कि इस किस्म की चीजें जो खेल का तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन खेल के अलावा जो चीजें पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं वो बहरहाल अब पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन गई है। अच्छा सर, आपने 2007 के हवाले से बताया, मगर 2010 में जब आप इंग्लैंड में मौजूद थे, वहाँ पे स्पॉट फिक्सिंग का वाकया हुआ था, और वो सर वो भी न्यूज़ आपने ही ब्रेक करी थी। देखें, ये 2010 की जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज इंग्लैंड में हुई थी, जी तो सर। मैं उन मैचेस को कवर करने के लिए गया हुआ था। पहला मैच पाकिस्तान लॉर्ड्स में हार गया और शाहिद आफरीदी ने उस मैच के बाद कप्तानी छोड़ दी। जी सर। अगला मैच हेडिंगले लीड्स में था, उसमें सलमान बट ने पहली बार पाकिस्तान की कप्तानी की। जी सर। मोहम्मद आमिर ने शायद उस मैच में 8-9 आउट किए थे। जी पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत गया। उस मैच के बाद मैंने वापस पाकिस्तान आना था। तो जब मैं लंदन पहुंचा और मेरी रात की पीआईए की फ्लाइट थी, जी सर। तो मुझे पाकिस्तान के एक प्लेयर ने फोन किया कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान टीम के इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि भाई पाकिस्तान टीम के साथ कुछ एजेंट जुड़े हुए हैं जो अपने आप को कहते हैं तो टीम प्लेयर्स का एजेंट कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली सट्टेबाज हैं और बुकी से उनका ताल्लुक है। तो मेरी बेसिकली न्यूज उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर थी
और मैंने जाहिर डायरेक्ट उस चीज को हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि पाकिस्तान टीम के साथ जो है कुछ मशकूक लोग घूम रहे हैं जो आगे चलकर पाकिस्तान टीम को मुश्किल डाल सकते हैं। और मुझे याद है मेरी इस खबर के ठीक एक महीने बाद न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने वो खबर दी, जिस खबर में फिर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और मुझे याद है हम जियो सुपर पे ही प्रोग्राम करते थे, मैं उस वक्त कराची में था। तो मुझे आमिर सोहेल कहने लगे कि देखिएगा कि आज रात को, रमजान का ही महीना था, आज रात को कोई बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान क्रिकेट में आने वाली है। उस वक्त तक हमें आइडिया नहीं था। जी सर। तो तकरीबन सहरी का टाइम था, मैं सो रहा था, मुझे आमिर सोहेल का फोन आया। उसने कहा कि आप टीवी देख रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो सो रहा था, अभी सहरी के लिए उठना है। तो आमिर सोहेल ने कहा कि टीवी लगाएं। जब मैंने टीवी लगाया तो उस वक्त ये न्यूज ऑफ द वर्ल्ड की खबर आई हुई थी, जिसमें मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट का जिक्र था। तो ये वो खबर थी जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया। फिर आप देखें कि इस खबर के बाद जो अगली खबर आई जिसमें शर्जील खान और खालिद लतीफ पकड़े गए, वो इत्तेफाक से वो खबर भी मैंने ही ब्रेक की। जी जी जी। लेकिन तो ये मतलब क्रिकेट से जुड़ी हुई तो खबरें हैं, लेकिन ये ऐसी खबरें नहीं है जिसका हम इस तरह जिक्र करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक अनफॉर्चुनेट चीजें हैं जो आज भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज भी बहुत ज्यादा किया है। तो मेरे ख्याल में कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अब आप देखें कि आज तक भी ये चीजें अब रुक नहीं पा रही हैं। ये चीजें मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट का पीछा कर रही है। कहीं ना कहीं से स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का अभी तक पीछा उनसे छूट नहीं रहा। अच्छा सर, हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे। 2007 के बाद 11 का वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ भी आप मौजूद थे। शोएब अख्तर को सेमीफाइनल में नहीं खिलाया गया सर, फिर वो तेंदुलकर का आउट। तो सर उस वर्ल्ड कप में क्या फीलिंग थी वहाँ पे? आप तो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। देखें, वो जो पाले किले में मैच हुआ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, जिसमें 148 रन न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने बनाया, रॉस टेलर ने, उसमें 3 गेंदों पर कामरान अकमल ने 2 कैच छोड़ दिए शोएब अख्तर की गेंद पर। जी सर। और जब ब्रेक हुआ, पानी का वक्फा हुआ, तो उसमें टीवी उस वक्त ऑफ एयर था। जी सर। शोएब अख्तर और कामरान अकबर में थोड़ी सी तलखी हो गई और लिटरली दोनों में हाथापाई होते होते रह गई। और जब उमर अकमल ने देखा कि मेरे साथ शोएब अख्तर, तो उमर अकमल भी आया। तो यही वो पॉइंट था जहां पर शोएब अख्तर के लिए मुश्किल हुई। और फिर टीम मैनेजमेंट ने, पाकिस्तान तो मैच हार गया 148 रन, 2 ड्रॉप कैचेस की वजह से रॉस टेलर ने बनाए। लेकिन फिर टीम मैनेजमेंट ने शोएब अख्तर को खिलाया नहीं। मुझे याद है फिर जब हम पाले किले कैंडी के पास से 1.5-2 घंटे की ड्राइव है कोलंबो से, जब कोलंबो पहुंचे वहां पर शोएब अख्तर ने रिटायरमेंट अनाउंस की। जी सर। फिर पाकिस्तान जब सेमीफाइनल खेलने मोहाली गया, वहां पर जाहिर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी भी आए हुए थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन वो जो सचिन तेंदुलकर का नॉट आउट देना, उसने मेरे ख्याल में पूरा मैच का सिनेरियो जो है वो तब्दील करके रख दिया। जी और सर। पाकिस्तान एक जीता हुआ मैच, अगर वहां पर तेंदुलकर आउट हो जाते तो शायद मैच का नतीजा इंडिया के बजाय पाकिस्तान के फेवर में आ जाता। लेकिन वो टूर्नामेंट मेरे ख्याल में युवराज सिंह और धोनी का टूर्नामेंट था। वो हर मैच में स्कोर कर रहे थे और उनका जो स्कोर था वो इंडियन टीम को, आप देखें कि फाइनल में भी ऊपर से जब 4 आउट हो गए तो लग रहा था कि श्रीलंका मुंबई में फाइनल जीत जाएगा। लेकिन वहां भी फाइनल जो था वो इंडिया ने युवराज और धोनी की बैटिंग की वजह से जीता। तो ये वो यादगार लम्हात थे जिसने इंडियन क्रिकेट को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। लेकिन मैंने फिर जितनी सेलिब्रेशन मुंबई में उस रात देखी, पूरे रात इंडियंस जो थे वो सड़कों पर सेलिब्रेट कर रहे थे वर्ल्ड कप की जीत। ऐसा दुनिया के दूसरे मुल्कों में कम कम होता है। अच्छा सर, 23 का वर्ल्ड कप फिर भारत में होने जा रहा है। सर क्या हम लोग वर्ल्ड कप के लिए वहाँ जा रहे हैं, और एशिया कप के लिए क्या भारत यहाँ पे आ रहा है सर? क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी बयान दे रहे हैं इस हवाले से। देखिए, अभी बहुत सारा पानी है जो पुलों के नीचे से गुजरना है। जी सर। अभी इस स्टेज पर ये कह देना कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, ये मेरे ख्याल में एक बहुत मुश्किल सवाल है।
अगर भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलता है, बाकी एशिया कप पाकिस्तान में हो जाता है, तो ये भी नजम सेठी साहब की बहुत बड़ी सक्सेस होगी। लेकिन फिर ये सारा जुड़ा हुआ है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान को पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो फिर पाकिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप जाएगी। लेकिन इस बार मेरे ख्याल में यकतरफा नहीं होगा। इस बार पाकिस्तान टिट फॉर टैट वाला हिसाब करेगा, क्योंकि अगर इस बार एशिया कप के लिए इंडिया नहीं आता तो फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। तो पाकिस्तान को ये चीज भी जहन में रखनी है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी पाकिस्तान। अच्छा सर, एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए नजम सेठी ने जो मिकी हाथर वाला फार्मूला करा है सर, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में एक अजीब व गरीब तजर्बा है कि कंसल्टेंट बनाया गया है मिकी आर्थर को। वो 5-6 महीने डार्बीशायर काउंटी के लिए कोचिंग करेंगे, वहां से टेलीफोन पर या वर्चुअल हिदायत देंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये फार्मूला किस हद तक कामयाब होता अच्छा सर, हम कोच की बात कर रहे हैं, कप्तान पे भी जो बाबर आजम है उन पे भी काफ़ी डिबेट हो रही थी, अभी भी जारी है। सर आपको लग रहा है वर्ल्ड कप में बाबर आजम ही टीम की क़यादत करेंगे? है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में अभी वर्ल्ड कप में तो 6-8 महीने बाकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में तो 6-8 दिनों में चीजें चेंज हो जाती हैं। तो अभी तक जो हमें सिनेरियो नजर आ रहे हैं, ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है कि मैं गलत हूं। मुझे शायद बाबर आजम 50 ओवर में तो कप्तान नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद T20 में मुझे लग रहा है कि पीसीबी कप्तान चेंज करना चाहता है। बाबर आजम मुझे 50 ओवर में कप्तान नजर आ रहे हैं, लेकिन 20 ओवर की क्रिकेट में मुझे लग रहा है कि कप्तान चेंज होगा। अच्छा सर, हम खिलाड़ियों की बात करें तो हारून रशीद कह रहे हैं कि 30 खिलाड़ियों का जो पूल है वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने बना दिया है। सर आपको लग रहा है इसमें मोहम्मद आमिर, सरफराज, शर्जील, उमर अकमल जैसे प्लेयर जो हैं वो वर्ल्ड कप के इस 30 का स्क्वाड? देखें, इस वक्त जितने नए प्लेयर हमारे पास आ रहे हैं, जिस तरह बैटिंग में हम एहसानुल्लाह को देख लें, बॉलिंग में जमान खान है, वो भी बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, उसामा मीर हैं, साइम अयूब हैं, और नए यंगस्टर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब पुराने प्लेयर शायद एक एक करके जो व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलते, ये अब हमें मंजर में नजर नहीं आ रहे। मोहम्मद आमिर का तो देखिए, मोहम्मद आमिर ने तो अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट अनाउंस की हुई है। सबसे पहले तो वो रिटायरमेंट वापस लेना। जब वो रिटायरमेंट वापस लेंगे उसके बाद पता चलेगा कि मोहम्मद आमिर को सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं या नहीं करते। पीएसएल में भी देखें, कुछ मैचों में उन्होंने परफॉर्म किया है, कुछ मैचों में अनफिट रहे हैं, कुछ मैचों में वो बाहर बैठे रहे। तो मोहम्मद आमिर का तो मुझे अब पाकिस्तान के लिए फ्यूचर ज्यादा ब्राइट नजर नहीं आ रहा। इतना सरफराज अहमद जो है वो मुझे टेस्ट मैचेस में नजर आ रहे हैं। T20 और वनडे में तो सरफराज भी मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा सर, हाल ही में एक इंटरव्यू में अभी रमीज राजा जो हैं साबिक चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने आपके हवाले से, याया भाई के हवाले से एक बयान दिया था, उसमें बड़ा अफसोस हुआ था। सर उसके बाद आपकी रमीज भाई से कोई बात हुई? देखें, आज भी मेरी रमीज राजा से दोस्ती है। मुझे अफसोस हुआ रमीज राजा ने जो बातें कही। मैंने अगर कोई लिखा है तो क्रिकेटिंग क्रिटिसिज्म मैंने जरूर की है। मैंने रमीज राजा पर पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं की कि रमीज राजा इनकॉम्पिटेंट है या रमीज राजा पैसे खा गए या रमीज राजा ने दोस्तों को नवाजा है। लेकिन जाहिर है, हम जो काम नक्की करते हैं वो थैंकलेस जॉब है, उसमें आप सबको खुश नहीं रख सकते। लेकिन बस यही हमारी दुआ है कि रमीज जहां रहे खुश हैं। और मेरे आज का रमीज का ताल्लुक नहीं है। जब रमीज आए थे मैंने एक आर्टिकल लिखा था। मेरी पहली रमीज से 1984 में मुलाकात हुई थी एयरपोर्ट पे। आज जो रमादा होटल है कराची एयरपोर्ट पे, ये पहले इसका कोई और मिडवे हाउस गालिबन इस होटल का नाम था। वहां रमीज राजा पाकिस्तान टीम के साथ ठहरे हुए। तो रमीज से जब भी मुलाकात होती थी, आखिरी बार मेरी जो रमीज से मुलाकात हुई जब टेस्ट मैच हो रहा था पाकिस्तान और इंग्लैंड का, तो उसके सेकंड डे आए थे, मुलाकात हुई, तभी उन्होंने नाराजगी का इजहार नहीं किया। पता नहीं किसी तरंग में क्या बात कर गए। लेकिन बहरहाल मुझे उनकी बातें सुनकर अफसोस हुआ कि मैंने उनके बारे में इस तरह कहा नहीं है। लेकिन ये जो क्रिकेटर्स और जो बड़े लोग हैं ना कि ये कानों के कच्चे होते हैं। ये मेरे ख्याल में ना खुद प्रोग्राम देखते हैं, ना खुद पढ़ते हैं, लोगों से सुनी सुनाई बातों पर यकीन रखते हैं। तो ठीक है, मेरी फिर भी नेक ख्वाहिशात रमीज राजा के साथ है कि जहां रहे खुश हैं। लेकिन आज रमीज राजा जिन मसाइल से गुजर रहे हैं, जिन मराइल से गुजर रहे हैं,
तो नजम सेठी ने भी पिछले दिनों कहा कि रमीज राजा जब पीसीबी चेयरमैन बने तो हमें बिल्कुल एक चेंज रमीज राजा नजर आए। तो मैंने भी वो जो उनके 15-16 महीने थे, वो मैंने बिल्कुल एक रमीज राजा को मुख्तलिफ रमीज राजा पाया, जो वो रमीज राजा नहीं था जो हमसे हंसी मजाक करता था, लतीफे सुनाता था, लतीफे सुनता था, गप्पे लगाना। तो बहरहाल उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह, लेकिन रमीज राजा हमारे लिए तो उसी तरह मोहतरम है जिस तरह पहले थे। अच्छा सर, आपने एक बयान दिया था कि रमीज राजा ने शायद इमरान खान को खुश करने के लिए बयान दिया था, क्योंकि वो जियो से काफ़ी नाराज़ रहते हैं इमरान खान। वो खुश करने के लिए मैंने कहा इमरान खान को, क्योंकि आपको पता है ना कि मैं जिस इदारे में काम करता हूँ जी सर। वो उससे इमरान खान भी नाराज रहते हैं। जी तो सर। शायद उसको खुश करने के लिए मेरा और याहिया हुसैनी का उन्होंने नाम लिया। जी तो सर। मैं तो अपनी बात करता हूँ कि शायद उन्होंने कोई पॉलिटिकल बयान ज्यादा दिया है बनस्बत इसके कि वो क्रिकेटिंग बयान देते और हकायक पर मबनी बयान देते। जी सर। अच्छा सर, आपकी तो शाहिद भाई से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, और आपका एक इंटरव्यू में देख रहा था कि उसमें बताया कि आपने ही शाहिद भाई की जो शादी की खबर थी वो ब्रेक करी थी, तो उसमें तो शाहिद भाई नाराज़ भी हो गए थे। जी हाँ, ये गालिबन 97 या 98 की बात है। उसमें जाहिर है शाहिद आफरीदी बहुत बड़े सुपरस्टार थे और खवातीन में बेहद मकबूल थे। तो ये मैंने बल्कि शाहीन आफरीदी को ये बात बताई, तो जी शाहीन कहने लगा कि माजिद भाई मेरी शादी की खबर आपने देनी नहीं है। मैंने कहा यार तुम्हारी शादी छोड़ो, तुम्हारे ससुर की जो शादी की खबर थी वो भी मैंने दी थी। फिर जब जिस दिन शाहीन दुल्हा बने हुए थे और मैं स्टेज पे गया, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा देखे भाई ये शायद यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो इनकी शादी की खबर भी मैंने ही ब्रेक की थी। तो शाहीन ने, मेरी वाइफ भी आई हुई थी, तो शाहीन ने कहा कि माजिद भाई कोशिश कीजिएगा कि हमारी जो खवातीन की वीडियो है वो बाहर वायरल ना हो। मैंने कहा नहीं, हमारा तो शाहिद के साथ फैमिली ताल्लुकात हैं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। लेकिन वही हुआ कि एक फॉर्मर कप्तान की बेगम अंदर थी, उन्होंने जो वीडियो बनाई वो वीडियो थोड़ी देर बाद उन्होंने वायरल कर दी। और लेकिन शायद से बहरहाल भाइयों वाली दोस्ती है उनकी, फैमिली में आना जाना, फैमिली की शादियों में शिरकत करना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो जितना बड़ा क्रिकेटर है नकी, उससे बड़ा इंसान है। ऐसे क्रिकेटर कम कम होते हैं जो इस तरह बड़ों की इज्जत करते हैं और बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं। मेरे ख्याल में मिसाली क्रिकेटर हैं। लेकिन हम जो काम करते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा, थैंकलेस जॉब है। एक छोटी सी खबर लोगों को नाराज कर देती है, लेकिन शाहिद आफरीदी उन लोगों में से नहीं है। अगर उनको कुछ चीज आपकी गलत लगती है, नागवार गुजरती है, तो आपके मुंह पर कह देंगे कि आपने ये गलत काम किया है। जी तो ऐसे लोग क्रिकेट में कम कम है। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा। सर, आज भी मैं अपना शो करने जाता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि आपकी न्यूज़ को फॉलो करूं, वहीद भाई यूट्यूब पे शो करते हैं उनको सुनूं, याया भाई की न्यूज़ को फॉलो करूं। लेकिन सर, कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बस खबर देखी और ब्रेक कर दी, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और सर, जब आप जंग में कोई न्यूज़ डालते थे और वो गलत हो जाती थी, सर उस पर क्या एक्शन होता था? और ये जो आजकल अब सोशल देखिए, उस जमाने में खबरों की क्रेडिबिलिटी बहुत होती थी। अखबारात को लोग बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे कि यार फला अखबार में, क्योंकि मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े जंग अखबार से आज भी मुंसलिक हूँ, तो जी उसकी खबर की वैल्यू बहुत होती थी। और हमारे लिए ये ऑनर होता था कि हमारी कोई खबर ब्रेक हो गई, और हम भी कोशिश करते थे कि हमारी खबर जो है वो बाउंस ना करे। आज के दौर में आप देखें, लोग कभी कोई खबर दे रहे हैं, कभी कोई दे रहे हैं खबर, कभी उनकी पिट भी रही है तो किसी को परवाह नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो इखलाकियात का जो पहलू है ना, एथिक्स जो है वो रहे नहीं है। जिसके बारे में जो कह दें ये नहीं ख्याल करते कि किसी की फैमिली उससे मुतासिर हो रही है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम बेपरखी जो उड़ाते हैं वो हमारे लिए तो वक्ती तौर पर हमें सोशल मीडिया पे उसको ट्रेंड बन जाता है, लेकिन दूसरा जो उससे मुतासिर होता है वो मेरे ख्याल में एक नेगेटिव पहलू जाता है। इसीलिए आप देखें ना कि साफियों के लिए कभी कोई इनको लिफाफा जर्नलिस्ट कह रहा है, कभी कोई कह रहा है। पहले जमाने में बहुत साफी की इज्जत, और आज भी इज्जत और मकाम है, लेकिन अक्सरियत के बारे में लोगों की जो राय है वो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छी नहीं है। तो जो लोग ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में भाग रहे होते हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जरूर ब्रेकिंग न्यूज दें,
लेकिन खबर की तस्दीक कर। जी सर। अच्छा सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि काफ़ी फैंस कहते हैं कि आप कब यूट्यूब पे आ रहे हैं, सब आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और फिर एक दफ़ा वो ठंडे गर्म वाली जो झलक है वो अब यूट्यूब पे दिखे। देखिए, ठंडा गर्म की झलक तो तब नजर आएगी कि जब वहीद खान के पास टाइम होगा। वहीद खान ने पिछले दिनों मुझे ऑफर भी की थी, लेकिन जाहिर है वो अपना यूट्यूब चैनल करते हैं। तो अभी चूंकि नौकरी चल रही है, टीवी के साथ भी मुंसलिक हैं, तो वहां की भी कुछ रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम भी अपनी जो इस यूट्यूब की इनिंग्स है उसका आगाज करें। लेकिन मेरे जहन में थोड़ा सा डिफरेंट एक आइडिया है। ये यूट्यूब नहीं है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हुआ और उसमें बैठ के तबसरा कर दिया। एक डिफरेंट अंदाज में अपनी यादों को शेयर करना चाहता हूँ, जो लोगों को इल्म नहीं है, जो लोग किताबों में पढ़ना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको और देखने वालों को इंतजार करना पड़ेगा। सर ज़रूर ज़रूर, हमें इंतज़ार रहेगा। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया नसीब आपका। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। और आगे भी इंशाल्लाह ताला सर आपसे बातचीत जारी रहेगी, और हम सबको इंतज़ार है कि एक दफ़ा फिर आपको और वहीद भाई को आमने सामने देखें। वो जो TGS वाली जो डिबेट थी उससे हमें बहुत फ़ायदा होता था, तो हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस वाली डिबेट को देखने में। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आज जो सर ने डिस्कशन करी है उसके हवाले से आपकी क्या राय है, तो ज़रूर अपनी राय से आगाह करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।